सरोकार। तो युद्ध की तारीखों का ऐलान और योद्धा कितने तैयार, आज ये सवाल लगातार सुर्खियों में सुनने को मिल रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस पर तैयारियां कितनी है, आज इन्हीं बड़े सवालों पर बड़ी चर्चा करेंगे। और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और आप लगातार देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानकारी साझा करते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव भी होने हैं और 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की गई है। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा। अगर हम तीसरे फेज के चुनाव पर गौर करें तो 7 मई को होना है। चौथे चरण की जनता मत का इस्तेमाल 13 मई को करेगी। पांचवें फेज में 20 मई को चुनाव होंगे और छठे चरण में 25 मई को और सातवां चरण 1 जून को होना है। और इन सभी चुनाव की जो मतगणना है ये 4 जून को होगी। और जब 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे होंगे तो उसके साथ ही जो बाई इलेक्शंस है यानी कि उपचुनाव, उसके भी नतीजे घोषित हो जाएंगे। तो मोस्ट अवेटेड चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और साफ तौर पर आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि 2 साल की बड़ी तैयारियों के बाद इलेक्शन कमीशन अब आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से कराने में तैयार है। संपन्न हो चुका है सारी तैयारियां। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर अलग अलग राज्यों के दौरे किए गए हैं, जिसके बाद हर एक तरीके की तैयारियों से संतुष्ट होने के बाद ही अब लोकसभा चुनाव कराने की तैयारी में इलेक्शन कमीशन जुट चुका है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। 2019 के तर्ज पर ही 2024 में भी लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए ये देखने की कोशिश और समझने की कोशिश करते हैं कि कब, कहां, कितने चरणों में चुनाव होने हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का आज ऐलान हो चुका है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा और पहले चरण में 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा। इस दौरान 79 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे फेज का चुनाव 7 मई को होगा। 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और अगर हम चौथे चरण के चुनाव की बात करें तो 13 मई को होगा, जिसमें 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण का चुनाव 20 मई को होगा, जिसमें 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण और सातवें चरण के चुनाव की अगर हम बात करें तो छठे चरण का चुनाव 25 मई को होगा। सातवें चरण का चुनाव 1 जून को होगा और 57 सीटों पर ही दोनों चरणों में चुनाव डाले जाएंगे। और इन सभी चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित हो जाएंगे। आज इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा कि जो भी 85 प्लस के उनके वोटर्स हैं वो घर से अपना वोट दे सकते हैं। उनके लिए फॉर्म घर पर भेजे जाएंगे। और जो 40% से ज्यादा डिसेबल्ड हैं, जो वोट देना चाहते हैं लेकिन वोट देने में सक्षम नहीं है, उनके घर भी फॉर्म भेजा जाएगा। बैलेट पेपर के जरिए वो अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बड़ा ऐलान किया गया उसमें ये ऐलान था कि जो भी कैंडिडेट चुना गया है उसको अपना डेटा देना होगा। संपत्ति का ब्यौरा तो आज तक दिया ही जाता था। अब अगर कोई क्रिमिनल कैंडिडेट को किसी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है तो अब पार्टी को भी स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिर उन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में क्यों उतारा। और क्रिमिनल बैकग्राउंड के प्रत्याशी को अखबार के साथ ही टेलीविजन पर भी 3 बार जानकारी साझा करनी होगी अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड की। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है 55 लाख ईवीएम है, 1.5 करोड़ पोलिंग अधिकारी हैं, 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और इस बार वोटर्स की संख्या बढ़ गई है। 96.8 करोड़ इस बार वोटर्स हैं। और अगर इसमें यंग वोटर्स की बात करें, ऐसे वोटर जो पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, उनकी संख्या है 1.82 करोड़। तो इलेक्शन कमीशन तो तैयार है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सियासी दल कितने तैयार हैं और साथ ही साथ 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव में कितना बड़ा अंतर देखने को मिलेगा और क्या इलेक्शन कमीशन की तैयारी के बावजूद भी विपक्षी दल एक बार फिर से धांधली को लेकर इलेक्शन कमीशन पर हमलावर होने वाले हैं या फिर नहीं होने वाले हैं। आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय पहले आपसे करवा देती हूँ। केसी जैन, नेता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता सपा, अपना पक्ष रखेंगे। वही केपी मलिक, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत केसी जैन जी से करते हुए। केसी जैन जी, इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, क्या तैयारियां हैं आपकी? मुस्कान जी धन्यवाद।
और ये तो कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी ही चुनाव आयोग अपनी घोषणा करेगा। और चूंकि जिस प्रकार से इलेक्शन का टाइम भी आ गया है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पहले से, और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपनी लिस्ट घोषित की। तो पहली लिस्ट भी भारतीय जनता पार्टी की आ गई, उसके बाद में दूसरी लिस्ट भी भारतीय जनता, दूसरी तीसरी जो भी लिस्ट है सारी की सारी आ रही लगातार। और तो हमारे जो प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी पर है पूरी। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय योगी जी का जिस प्रकार से लगातार मैसेज मिल रहा है और लगातार उनका नेतृत्व मिल रहा है, तो उनको जिस प्रकार से प्रेरणा मिली, कैसे तैयारी करनी है, मार्गदर्शन मिल रहा है। इस मार्गदर्शन में हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता, हमारे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, हमारे पन्ना प्रमुख, तो कुल मिलाकर के एक माइक्रो मैनेजमेंट के द्वारा भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी में है। साथ ही साथ जनता के बीच में हम वो सारी चीजें भी लेकर के जा रहे हैं जो हमने अब तक की काम किए हैं। तो अपने कामों को लेकर के जा रहे हैं, अपने काम के आधार पर जनता से हम वोट मांगेंगे। और बिल्कुल जो 400 प्लस का एक टारगेट रखा है माननीय केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, उसको लेकर के एक एक कार्यकर्ता संकल्पबद्ध है और कार्य कर रहा है। देखिए जिस प्रकार से लिस्ट आई है कि कौन कौन से चुनाव कब होने, उसका तो आपने पूरा परपेच में बताया। साथ ही साथ सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये जो उपचुनाव हो, यहाँ पे जो विधानसभा के चुनाव वो भी साथ में होने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर भी पूरी तैयारी है कि सिक्किम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हम अपनी सरकार बना सकें वो, और हमारे जो कैंडिडेट है यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा निकले। इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है और हम लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है, लगातार काम कर रही है। रविंद्र प्रताप जी, आज इलेक्शन कमीशन ने हर एक पूरा खाका तैयार करते हुए बताया कि 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 55 लाख ईवीएम है, कड़ी निगरानी रखी जाएगी, अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इलेक्शन कमीशन ने कही है कि अगर कोई भी कैंडिडेट आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उसे 3 बार टीवी पर आकर जानकारी देनी होगी। संतुष्ट है इससे? स्वागत है ऐसे निर्णयों का, चुनाव आयोग का स्वागत है। यह इंश्योर करना चाहिए कि इस निर्णय को माना गया है और पारदर्शी तरीके से मीडिया के उस हाउस को दिया गया है कि पहुंच लोगों तक ज्यादा है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार साहब ने एक चीज बहुत स्पष्ट नहीं किया, चुनाव के दिन तत्कालिक शिकायतों की भारी संख्या होती है। जिले स्तर पे जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, डीएम जिनको कहा जाता है बाद में, वो इन शिकायतों का निपटान करते नहीं है, केवल लटका दिया जाता है किसी निचले स्तर के कर्मचारी को देके। ऐसे शिकायतों के निपटान नहीं करने वाले जिला निर्वाचन अधिकारी या डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, उन्होंने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया हुआ है। ठीक। दूसरा, मतदान के लिए जो पहचान पत्र मांगे जाते हैं, 22 के चुनाव में पुलिस अधिकारियों ने या पुलिस कर्मचारियों ने बहुत ज्यादा अत्य कर दिया था। उत्तर प्रदेश में मारपीट भी करते थे और पहचान पत्र भी छीन लिया करते थे। ऐसे केस अभी जो उपचुनाव हुआ था मुजफ्फरनगर में, वहां भी ऐसा आया था। ऐसे लोगों को चिन्हित करके क्या कार्रवाई करेंगे, इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया है। एक जो सबसे बड़ी समस्या है हर चुनाव के साथ भारतवर्ष में आई है पिछले 10 साल में, कि जब एक राज्य में चुनाव हो रहा होता है तो नरेंद्र मोदी जी बगल के राज्य में जाके बगल के राज्य में हो रहे चुनाव को प्रभावित करते हैं, वहां मीटिंग करके। इसका चुनाव आयुक्त भारत सरकार क्या करेगी, उनको बताना है। धार्मिक भाषणों पे उन्होंने रोक लगाने की बात कही है, लेकिन धार्मिक भाषणों का उपयोग करके मतदाताओं का ध्रुवीकरण कराने के लिए वो क्या कार्रवाई करेंगे, ये मुख्य चुनाव आयुक्त साहब बता नहीं पाए। ठीक है। धार्मिक भाषणों के साथ में ही हेट स्पीच पर क्या कार्रवाई करेंगे, इस पे सुप्रीम कोर्ट की भी रोक है, इस पर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। जी धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है।
इस पर भी जवाब लेंगे केसी जैन जी से, लेकिन केपी मलिक जी से भी एक ओपनिंग रिमार्क लेते हैं। देखिए केपी मलिक साहब, लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कह दिया है। वैसे ही आगे लगातार चर्चा हो रही है कि एक देश एक चुनाव, तो क्या इसको तूल देने की कोशिश इस बार की जाएगी क्या? देखिए मुस्कान, ये एक देश एक चुनाव अभी इतनी जल्दी संबंध नहीं है, लेकिन इस पे सरकार की काफी हद तक तैयारी है। इसको इस लोकसभा चुनाव के बाद इसमें कुछ चीजें होंगी, लेकिन अभी तत्काल इस पे कुछ विचार चल रहा हो, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो लोकसभा के चुनाव की घोषणा आज हुई है, उसके साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव जरूर होंगे, लेकिन ये चुनाव खत्म होने के बाद इस पे एक प्रक्रिया बनाने की जो हम लोगों को खबर है वो ये है कि जहां पे मान लिया 1 साल अधिक बचा हुआ है किसी विधानसभा का, तो उसको कम कर लिया जाए, उसको 2.5 साल के पीरियड में बांट लिया जाए। 2.5 साल से अधिक का समय है तो वहां करा लिए जाए, जहां कम है वहां नहीं कराए जाए, और जो फिर कोई चुनाव बीच में होते हैं वो उसी पीरियड के होंगे, यानी कि 3 साल बचा है तो 3 साल के लिए होंगे, 2 साल के लिए बचा तो 2 साल के लिए होंगे, और फिर एक साथ उन चुनाव को लाया जाएगा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है सारी प्रक्रिया करने में अगले 5 साल लग जाएंगे, उसके बाद होगा। आज के समय में ये संभव है? मुझे ऐसा नहीं लगता जी। बिल्कुल। केसी जैन जी, देखिए रविंद्र प्रताप जी तो बड़े आरोप लगा रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके अलग वाले राज्य से सटे वाले राज्य में जाकर बैठक करते हैं और चुनाव को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करते हैं। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन को दरकिनार किया जाता है। मुस्कान जी, बात यह है कि जब आचार संहिता लगती है और जो उसका विधिक दायरा है कि इन सीटों पे चुनाव होना है, और ये होता है कि भाई उसके 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाता है, तो उस गाइडलाइन को हर कोई पालन करता है। रही बात बगल की सीट पे जाने का, तो जो दूसरे चरण के चुनाव है, क्या उसमें प्रचार नहीं होगा क्या? और क्या प्रचार केवल भारतीय जनता पार्टी करती है क्या? क्या कांग्रेस नहीं करेगी? क्या सपा नहीं करेगी? क्या बीएसपी नहीं करेगी? क्या टीएमसी नहीं करेगी? क्या आरजेडी नहीं करेगी? तो देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं देश में और जो सक्रिय राजनीति में हैं और तमाम जगह पे जिनकी सरकारें रह चुकी हैं, उनके चाहे मुख्यमंत्री रहे हों या केंद्र में वो लोग रहे हों, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी पे आरोप मढ़ देना क्या सही है? और ये क्या संवैधानिक अधिकार नहीं है क्या? जनता के बीच में अपनी बात कहिए, अपनी बातों के साथ साथ आपके जो आगे के विचार है उनको रखिए कि देश को आप आगे कैसे ले जाएं। जनता उसी से निर्णय लेती है ना कि आपके वादे क्या है, आपके काम क्या है। आप ये भी नहीं बताएंगे, इसका मतलब मुंह छुपाने का काम वही लोग करते हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं, तो वो मुंह छुपाने का काम करते हैं। उनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं, तो दूसरों पे तोहमत पड़ने का काम करते हैं। ये तो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है प्रचार करना, तो प्रचार तो हर पार्टी करेगी। बिना प्रचार के तो प्रत्याशी नहीं आ जाएगा। प्रत्याशी आ जाएगा, उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। प्रत्याशी अपना प्रचार भी करता है, टीवी के माध्यम से करता है, रेडियो के माध्यम से करता है, प्रिंट मीडिया में पेपरों में अपना विज्ञापन देता है, और जो होर्डिंग बैनर पोस्टर लगते हैं, इसकी भी चुनाव आयोग को जानकारी देनी होती है कि भाई हमारे इतने होर्डिंग लगेंगे। उसकी परमिशन लेकर के आप होर्डिंग भी लगा सकते हैं। आप बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं, बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं, वो भी चुनाव आयोग परमिशन देता है कि आपने इतनी मीटिंगें की, इसका इतना खर्चा आया, आपके कौन कौन से प्रत्याशी है, वो सारी चीजें होती है। तो ये कोई अलहदा कोई अलग चीज तो नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी पर तो लागू होने वाला नहीं है। या फिर ये समाजवादी पार्टी चाहती है, कांग्रेस ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार न करे, बाकी पार्टियां अपना प्रचार करें, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना प्रचार के चुनाव जीते। अगर ये चाहते हैं ये, तो अपनी मंशा चुनाव आयोग को बता दे। रविंद्र प्रताप जी, ये मंशा है क्या आपकी कि सिर्फ आप ही प्रचार करे, बीजेपी प्रचार ही ना करे? भारतीय जनता पार्टी ने जो 67 साल में प्रचार पे पूरा पैसा खर्च हुआ है सारी पार्टियों का, ये 10 साल में उससे 2 गुना पैसा खर्च कर चुकी है। तो हमारे चाहने से उसने नहीं किया है। कहां से पैसा निकाला, कैसे खर्च किया है, एसबीआई के इलेक्शन बॉन्ड से पता लग गया है। उसने रिश्वतखोरी किया है व्यापारियों से और उससे अपना प्रचार किया है। 10 साल में दुगना पैसा खर्च किया जितना 67 साल में नहीं खर्च हुआ। अब उस पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन चुनाव आयोग को यह ध्यान देना पड़ेगा कि बृहद स्तर पे उनसे परमिशन लेके मतदाताओं को न प्रभावित किया जाए। तो इसका हम विरोध करते रहे हैं, विरोध करते रहेंगे। इस बार जो है करीब 22% मतदाता युवा हैं,
22% मतदाता शिक्षा, बेरोजगारी, घूसखोरी, महंगाई, प्रशासनिक उत्पीड़न से झेल रहे हैं। इनके लिए क्या योजनाएं होंगी जो पूरक होंगी कि नहीं, ये निश्चित रूप से चुनाव आयोग को ये कहना था कि जो संकल्प पत्र जारी करेंगे उस संकल्प पत्र का निश्चित रूप से कुछ प्रतिशत बना देना था कि जिसको चुनाव आयोग में दायर करके बताना पड़ेगा कि संकल्प पत्र के इतने प्रतिशत चीजों का हम लोगों ने जो जनता को आश्वासन दिया था उसको पूरा कर दिया है। क्योंकि अगर बीजेपी का 2019 का संकल्प पत्र देखते हैं तो संकल्प पत्र में 12% भी उन्होंने जो भी वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया हुआ है। तो ये एक प्रकार से अगर आईपीसी की धाराओं में देखें तो एक ठगी के रूप में आता है। तो इस प्रकार की राजनीतिक रूप से ठगी कोई ना कर पाए, इसका भी निश्चित रूप से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आपके माध्यम से उनसे भी कहना चाहते हैं कि चुनाव में प्रचार के माध्यम से ठगी को रोका जाना चाहिए। जी धन्यवाद। रविंद्र जी, आज इस बारे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा गया है कि अब ज्यादा और पैनी नजर रखी जा रही है। अब हर एक जिला स्तर पर एक अधिकारी को तैनात किया गया है और वो जो पूरा रूम होगा जहाँ पे अधिकारी तैनात होगा वहां पे 5 बड़ी सुविधाएं होंगी। वो तो हर बार होता है, वार रूम होता है, बाहर से प्रेक्षक आते हैं, डीएम होते हैं जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, फिर ईआरओ होते हैं जो एसडीएम लोग होते हैं। ये प्रक्रिया पुरानी है, इसमें कुछ भी नई बातें नहीं है। बात है कि जो मतदान है 10 घंटे 12 घंटे में निपट जाता है, शिकायतों की भरमार रहती है। उन शिकायतों पे कैसे निपटान करेंगे, क्योंकि एक बार का बात तो नहीं, हर साल दर साल ये शिकायतें चुनाव आयोग को जाती हैं, लेकिन इसमें अलग से क्या करेगा यह निर्वाचन आयोग, उसने कुछ भी इसमें मार्गदर्शन नहीं किया हुआ है। ठीक है। अच्छा केपी मलिक साहब, अब तो आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है ना, अब फीते कटेंगे ना, शिलान्यास हो पाएगा ना, लोकार्पण हो जाएगा। अब तो बैलेंस बन गया। अब तो मन जो है वो क्या लगता है बराबर हो गया हर एक पार्टी के लिए, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। क्योंकि अभी तक तो यही था ना कि बीजेपी जो है लगातार फीते काट रही है, उद्घाटन कर रही है, शिलान्यास कर रही है, मंच पर अपनी उपलब्धियां गिना रही है। अब तो ये नहीं कर सकती बीजेपी। नहीं, देखिए, जो सत्ताधारी दल होता है वो तमाम चीजें अपनी आचार संहिता से पहले निपटा लेता है जी। और अभी भी ऐसा होगा कि पर्दे के पीछे कई सारी चीजें होंगी, बस वो फीता काटने का तरीका और वो सारी चीजें बदल जाएंगी, सरकारी मशीनरी का प्रयोग कम हो जाएगा। लेकिन सत्ताधारी दल के लोग हैं, अभी भी प्रोग्राम करेंगे। और आपने एक बात बिल्कुल ठीक कहा कि अब आज से सब बराबर है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। तमाम सियासी दल अपना चुनावी प्रचार करेंगे, अपनी रैलियां मीटिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम जो है चुनाव आयोग को ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग कैसे धनबल को रोकेगा। चुनाव आयोग की अपनी एक प्रक्रिया होती है, जैसे कि आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो उन्होंने कहा कि तमाम एयरपोर्ट्स पे, तमाम जहां पे हेलीकॉप्टर उड़ेंगे या उतरेंगे वहां पे इनकम टैक्स की टीम रहेगी, बाकी जगहों पे भी इनकम टैक्स की नजर रहेगी और पुलिस भी गाड़ियां चेक करेगी। अगर कोई जितनी एक फिक्स राशि है, मेरे ख्याल से लगभग इन्होंने 2 लाख रुपया फिक्स किया हुआ है, उससे अधिक अगर कैश पकड़ा जाता है या 2 लाख भी कैश पकड़ा जाता है और वो व्यक्ति उसको नहीं बता पाता है कि क्या कौन सा पैसा है क्या है, तो तुरंत उस पैसे को जब्त किया जाएगा। तो ये तो प्रक्रिया होती है। अगर कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज समाजवादी पार्टी को दिखाई दे रही है तो क्या वो उसके लिए इलेक्शन कमीशन से उनका प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएगा क्या वो इसके खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे या खाली टीवी चैनल पे बैठ के ही बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंडभेद कर रही है सत्ता में आने के लिए, तमाम सियासी दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज सत्तारूढ़ दल है प्रदेश में और केंद्र में, तो वो कर रही है। तो उसके खिलाफ आपने किया क्या? आपको आज याद आया है? ये 6 महीने पहले से आपने क्यों नहीं आरोप प्रत्यारोप शुरू किए? क्यों नहीं आप इस चीजों के खिलाफ सड़कों पे आए? तो खाली यहाँ पे बैठ के बातें करना और धरातल पे बातें करना, मुस्कान जी, अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। रविंद्र जी, आप जवाब दीजिएगा, सवालों पर जवाब चाहती हूँ मैं आपको। मालिक साहब की जानकारी लिए करते हैं। 2022 में अजय शुक्ला जी राज्य निर्वाचन आयुक्त थे।
भारी स्तर पर गड़बड़ियां हुई थी पोलिंग स्टेशनों पे और पुलिस द्वारा पहचान पत्र छीने गए थे। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार को ज्ञापन भी दिया था। इस क्रम में उनको पिछले साल सितंबर में हटा दिया गया, लेकिन हटाने में बहुत देरी किया उन लोगों ने। तब तक रोक के रखा कि जो सारे अपराध 22 में किए थे उनको विलुप्त ना कर दिया जाए। फिर जो मुजफ्फरनगर में एक सीट पे खतौली में उपचुनाव हुआ, उसमें भी भारी स्तर पे गड़बड़ी किया गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार को दे के हम लोगों ने ज्ञापन दे के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे, उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल गया था, उन्होंने शिकायत को सौंपा था और उस पर कार्रवाई की मांग की थी। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। और इन चीजों के लिए अच्छा रविंद्र जी, अगर कुछ नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो सबके लिए खुला है, आपने कभी सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? ये तो पार्टी स्तर की बात है, इसमें शायद हम आपको नहीं बता सकते कुछ भी। हम जो कह रहे हैं, जो हम कर सकते हैं, बता रहे हैं क्या किया हमने क्या किया कि हमारे कहने पे व्यक्तिगत स्तर पे जब हम लोगों ने शिकायत किया तो कन्नौज में 3 बीएलओ हटा दिए गए जिन्होंने फर्जी तरीके से मतदाता बनाए थे और नामों को फर्जी तरीके से काट दिया गया था, उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन यह कार्रवाई केवल सीमित है कन्नौज तक। इस प्रकार की शिकायत लगभग हम लोगों ने 403 विधानसभा है, मुझे लगता है आधा से ज्यादा विधानसभाओं में, तो 200 से ज्यादा विधानसभाओं में शिकायत किया हम लोगों ने, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, मलिक जी भी जानते होंगे, शायद आप ना जानती हो, तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है। अब हम लोगों ने इसलिए इस बार मतदाता कार्ड में फर्जीवाड़ा ना किया जाए, फर्जी यहाँ के पूल ए के मतदाताओं को उठा के पूल 12 में ना भेज दिया जाए। पिछली बार कोरोना के नाम पे ऐसा किया गया, तो इसकी तैयारी के लिए हमने अपने जो बूथ इंचार्ज हैं उनको तैयार किया है। अगर ऐसा होगा तो पोलिंग स्टेशनों पे हम लोग विरोध करेंगे और फिर चाहे शासन और प्रशासन कितना भी बल प्रयोग करेगा, लेकिन अगर इस प्रकार का काम करेंगे तो हम लोग, जो मलिक साहब कह रहे थे, इसके लिए सड़क उतरने से नहीं होता है, इसके लिए बूथ लेवल पे काम करने से होता है। तो बूथ लेवल पे इस प्रकार का विरोध दर्ज करेंगे। जी धन्यवाद। ठीक है, बूथ लेवल पर काम करने से होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बूथ लेवल पर भी काम होता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है। आप मेरे ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं, बहरहाल वो हर बार उठते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन केसी जैन साहब, सपा सांसद एसटी हसन ये ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं कि कार्ड की हांड बार बार नहीं चढ़ती, उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए जी मुस्कान जी, देखिए हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने जितनी बातें रखी, ये कहीं ना कहीं हताशा, निराशा और हार का डर पहले से सता रहा है। इस तरीके की बातें, पहली बात तो ये कि चुनाव आयोग पे भी आपको भरोसा नहीं, देश की सेना पर आपको भरोसा नहीं, आरबीआई गवर्नर पे आपको भरोसा नहीं, देश की जो अपनी शक्ति है उस पर भरोसा नहीं, देश आगे विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है उस पर आपको भरोसा नहीं, इकोनॉमी बढ़ रही है उस पर आपको भरोसा नहीं। तो आपको भरोसा किस पर है? न तो आपको हाईकोर्ट पे भरोसा है, न सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, न चुनाव आयोग पे भरोसा है। यानी कि देश के अंदर जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो देश को चलाने का काम करती हैं, देखिए राजनेता और पार्टियां आती हैं जाती हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं हमेशा के लिए, सुप्रीम कोर्ट हमेशा के लिए, सैन्य शक्ति हमारी हमेशा के लिए, हमारी आरबीआई बैंक हमेशा के लिए। तो आपको अपनी मेडिकल शक्ति पे भी आपको भरोसा नहीं। कोरोना काल में आपने वैक्सीन पे सवाल उठाया, तो कुल मिलाकर के किस पे भरोसा है आप? और अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है, अभी चुनाव आयोग ने पीसी की और आपने कहा 403 की 403 विधानसभाओं में सब गड़बड़ियां हो गई। यानी ये क्या दर्शा रहा है? आप पहले से हार मान ले रहे हैं। अभी किसी भी चरण का चुनाव हुआ नहीं है, आपकी आशंकाएं पहले से आ रही है। आशंकाएं नहीं है, ये हार का ठीकरा फोड़ने का तरीका है। ठीक है, केसी जैन जी कह रहे हैं रविंद्र जी हार का ठीकरा फोड़ने का तरीका है, आप पहले से ही जमीन अपनी तैयार कर रहे हैं ताकि आप बाद में अचानक बम फोड़ेंगे तो फिर बड़े आरोप होंगे, इसलिए आप अभी थोड़ा सा फीडिंग कर रहे हैं। जी मेरी बात आ जाए, ठीक है, और आपके माध्यम से रुकिए रविंद्र जी, बस 1 मिनट दीजिए। जी केसी जैन जी, जल्द समझ लो। देखिए आपके माध्यम से एक सवाल और है
कि अभी तक कह रहे थे कि भाई हम जो है ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं लड़ेंगे, केवल हम बैलेट से चुनाव चाह रहे हैं। अगर आप बैलेट से चुनाव चाह रहे हैं, चुनाव जीत जाते हैं तो यही ईवीएम मशीन ठीक हो जाती है। 2012 में आप चुनाव जीते, यही ईवीएम मशीन ठीक हो गई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जीती, यही ईवीएम मशीन ठीक हो गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, यही ईवीएम मशीन ठीक हो गई। अब आप चुनाव के बाद तो ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, और अगर आपको ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना है तो आप जितने लोग हैं बाइकाट करिए चुनाव का, और चुनाव आयोग से मांग करिए कि बैलेट से चुनाव होगा तभी हम लड़ेंगे। चुनाव होने के बाद ईवीएम पे ठीकरा मत फोड़ना। अभी आप सब लोग जब सब एक दल हो गए हैं, एक साथ आ गए हैं, आपने इंडी गठबंधन बना लिया है, आपके कम से कम इंडी गठबंधन के जितने घटक दल हैं जो आपके साथ, आप कहते पूरे देश में हम एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जब आप जितने लोग हैं विपक्ष अगर एक साथ हो जाए तो कोई दल अकेले चुनाव तो नहीं लड़ लेगा, अगर आपकी मंशा साफ है तो। और अगर आप चुनाव लड़ रहे ईवीएम से तो ईवीएम मशीन पे ठीकरा बाद में अपनी हार का मत फोड़िए। अगर जो कुछ करना है आपको, उसके लिए आप पहले भूमिका तैयार करिए, पहले करिए। लेकिन अगर चुनाव आयोग नहीं मान रहा है तो आप जब जीत जाते हैं तब उसका श्रेय भी मत लीजिए कि हम जीत गए, तब आप कहिए ईवीएम मशीन से ठीक चुनाव हुआ। इसलिए अगर वो ठीक चुनाव होता है तो सारे चुनाव ठीक। चुनाव जीत जाए तो चुनाव ठीक, चुनाव हार जाए तो चुनाव गलत, ये दो परिभाषाएं नहीं चलेंगी। ठीक है रविंद्र जी, अब आप इसे सलाह समझिए या नसीहत समझिए, ये आपकी कॉल है। लेकिन केसी जैन जी कह रहे हैं कि ये हताशा है, निराशा है, और ईवीएम पे एक बार में ठीकरा फोड़ने से पहले आप अभी अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। जो हताशा निराशा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के ही कार्य पद्धति में दिख रहा है। पिछले 5 महीने से कार्यालय में नहीं बैठे हैं। जो हताश प्रधानमंत्री होगा वही अपने कार्यालय में नहीं बैठेगा और धार्मिक स्थानों पे घूमता रहेगा, रैलियां करता रहेगा, दूसरे पार्टी को तोड़ता रहेगा, दूसरे पार्टी के प्रमुख लीडरों को उठा के जेल में बंद करता रहेगा, ईडी सीबीआई के छापे डलवा के पैसा वसूलेगा। इसका स्पष्टीकरण हो गया है। दूसरा, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे हमको विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भारत सरकार पे विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जज साहब है, माधवन साहब का नाम दिया था, और भारत सरकार ने उनको कम्युनिस्ट बता के उनको वापस करा दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को फटकार लगाई। फिर कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, अरे चुनाव आयोग को विश्वास नहीं, सच में विश्वास नहीं है। क्योंकि जो कमेटी बनी थी उसमें जो 2 नए चुनाव आयुक्त चुने गए हैं, उसपे जो हमारे नेता विपक्ष थे उन्होंने मना करके और उससे उठ गए। तो जो डमी चुनाव आयुक्त चुने गए हैं उस पे हमको बिल्कुल विश्वास नहीं है, एकदम सच बात है। तो फिर आपको 2024 के चुनाव पर भी विश्वास नहीं होगा रविंद्र जी? फिर तो आपको 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं इस पर भी भरोसा नहीं होगा, क्योंकि 2 आयुक्तों को तो आप डमी करार दे रहे हैं। पहले आप सुन लीजिए। फिर इन्होंने कहा आरबीआई पे विश्वास नहीं है। आरबीआई पे मोदी जी के नजदीकी व्यक्ति रघुराजन साहब लाए गए थे, उनको हटा दिया क्योंकि उन्होंने 1,76,000 करोड़ रुपया भारत सरकार को नहीं दिया। फिर उर्जित पटेल साहब को ले आए, उन्होंने भी नहीं दिया, उनको भी हटा दिए। सीएजी के एक अधिकारी ने इनके भ्रष्टाचार की पोल खोली, उनको भी हटा दिए। ऐसी संस्थाओं पे क्या भरोसा है? जिस चुनाव आयोग का चुनाव सुप्रीम कोर्ट के जज करते थे उनको हटा दिया गया कानून बना के। इस मोदी सरकार के इस प्रवृत्ति से सभी लोग वाकिफ हैं। भारत के ही लोग नहीं, विदेश के लोग भी वाकिफ हैं। तो निश्चित रूप से जहां पर हमको विश्वास है, हमने तथ्यात्मक रूप से बात कही है। जहां नहीं विश्वास है वो मोदी साहब की कूटनीतियों के साथ उसका उदाहरण पेश किया है, तो उदाहरण पेश करना चाहिए, मनगढ़ंत बातें करने के सिवा। तो रविंद्र जी, 24 के चुनाव पर भरोसा है कि नहीं है आपको? यही तो सवाल मैं पूछ रही हूँ ना, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव में जाएंगे जब ये जनता के बीच में, आपको तो यही चुनाव हो रहे हैं, हमको चुनाव में हम भाग ले रहे हैं। अगर हमको भरोसा नहीं होता तो चुनाव का बहिष्कार करते हैं। पूछेगी आपसे। तो रविंद्र जी, यही तो डबल स्टैंडर्ड वाली बातें हो गई ना। आप कह रहे हैं कि 2 चुनाव आयुक्त डमी है, हमें भरोसा नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि हमें भरोसा है। फिर तो सवाल आप पे खड़े होंगे ना। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वैसे आपका ये विषय नहीं था, ये विपक्ष को पूछना चाहिए था। ये डबल स्टैंडर्ड कैसे हुआ, पहले मुझे स्पष्ट कर दीजिए। तो मैं पहली बात रविंद्र जी, अभी आपने बोला कि जो 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं वो डमी हैं, और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि आपको चुनाव आयोग पे भरोसा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हुआ तो रविंद्र जी क्या हो गया फिर?
कहा मुझे चुनाव आयोग अगर पे एक तरफ भरोसा मैं नहीं बोलूं है, मुझे तो सपा डबल सुप्रीमो पे भरोसा नहीं है, दूसरी तरफ मैं ये बोलूं समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी है, ये क्या होगा फिर? केसी जैन जिसका क्या मतलब है भाई, आप ही समझा दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, तो डबल स्टैंडर्ड कहाँ हो गया? हम तो सिंगल स्टैंडर्ड, जो प्रक्रिया है चुनाव की, ये भारत के संविधान की है, भारत के संविधान पे हमको भरोसा है, लेकिन उसमें बैठाए गए लोग वैसे ही हैं जैसे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में रविंद्र जी, भाजपा के दलाल बन के बैठे हुए थे। इस रविंद्र प्रकार से जी, जो ये श्री अखिलेश संवैधानिक यादव जी प्रक्रिया के उसमें बयान पूरी थे। विश्वास है, लेकिन जो इनकी ये कठपुतली बैठी हुई है ये मोदी वैक्सीन सरकार की, भारतीय उसमें बिल्कुल जनता विश्वास पार्टी नहीं है, की डबल वैक्सीन, स्टैंडर्ड नहीं है, ये और लोकतंत्र है उसी जो मैंने बातें वैक्सीन कही ने है। करोड़ों इसको जो करोड़ डबल लोगों स्टैंडर्ड की कहता है जान उसको बचाई, लोकतंत्र की समझ नहीं है। जिसको आपने कह दिया ये भाजपा की वैक्सीन है। कोरोना काल में श्री अखिलेश यादव जी ने कहा ये भाजपा की वैक्सीन, इसको मत लगवाना। अपना तो लगवा लिए, जनता को भ्रमित किए कि नहीं ये वैक्सीन मत लगवाना। तो कुल मिलाकर के ना डॉक्टर पे भरोसा, ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा, ना चुनाव आयोग पे भरोसा। तो जनता आपसे पूछेगी, जो बातें आप यहाँ कह रहे हैं यही बातें जब आप मंचों से कहेंगे अपने चुनाव प्रचार में, जो स्टार प्रचारक आपके होंगे, तो जनता आपसे पूछेगी आपको भरोसा किस पे? फिर चुनाव आप किस भरोसे लड़ रहे हैं? और फिर आपका जो वक्तव्य है ये भी कोट किया जाएगा, और ये आपका हो सकता है, आपकी पार्टी का हो सकता है, पहले से डिसाइडिंग वक्तव्य हो ये कि दो चुनाव आयोग के दो सदस्य जो हैं वो डमी कैंडिडेट है। अरे इतनी अभद्र भाषा, इतना अभद्र टिप्पणी चुनाव आयोग पर, इससे ज्यादा अभद्र टिप्पणी क्या हो सकती है? इससे ज्यादा बड़ी आशंका, अपनी हार का डर क्या हो सकता है? अपनी हार का ठीकरा आप चुनाव आयोग पे फोड़ रहे कि नहीं फोड़ रहे पहले से? ठीक है। अभी तो एक भी चरण का चुनाव नहीं हुआ और आपने चुनाव आयोग पे आशंका जाहिर कर दी। तो आप इसके लिए तो जा सकते हैं कि भाई ये हमको ये मंजूर नहीं सुप्रीम कोर्ट में कि चुनाव आयोग हमको मंजूर नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपकी बात ना माने, आप चुनाव का बाइकाट कर दीजिए। अगर पूरा विपक्ष बाइकाट कर देगा तो क्या अकेले चुनाव हम लड़ लेंगे? अकेले तो नहीं लड़ लेंगे। ठीक है, फिर तो आप कहेंगे बैलेट से चुनाव हो, फिर कहेंगे ये बदल दिया जाए। और चलिए ठीक है। केसी जैन जी, आपके सवालों पर भी जवाब मैं लूंगी रविंद्र प्रताप जी से, लेकिन एक बार केपी मलिक साहब का मैं रुख करूंगी। मलिक साहब, रविंद्र जी कह रहे हैं कि भाई जो दो चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार जी और सुखबीर सिंह संधू साहब, हमें उन पे भरोसा ही नहीं है। क्या संदेश देने की कोशिश है? मतलब अगर मुख्य विपक्षी दल होके ऐसे बयान दिए जाएंगे तो उसको क्या समझा जाए? नहीं, देखिए वो शायद ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रक्रिया के तहत उनको चुना गया है वो प्रक्रिया एक हिसाब से पूर्ण रूप से सही नहीं है, और जिस प्रकार से कांग्रेस के विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं कि उनको एक लंबी चौड़ी लिस्ट, लगभग 262 लोगों की लिस्ट दी गई थी और अगले दिन इनको नियुक्त कर दिया गया। इस मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट लेगा। उसमें 21 तारीख यानी कि आगामी 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, याचिका लगाई गई है, वो फैसला वहां पे आ जाएगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा है कि तमाम संस्थाएं, तमाम एजेंसियां जो हैं उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संस्थाओं ने कुछ इस तरह के काम किए हैं कि उन पर सवाल उठने लाजमी है। तो अगर यहाँ पे विपक्षी दल का कोई नेता संस्थाओं पे सवाल उठा रहा है तो मैं इसको बिना किसी गुरेज के कहना चाहता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं संस्थाएं भी इसकी जिम्मेदार है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन पे एक तरफा हम इस तरह से सवाल नहीं उठा सकते। इलेक्शन कमीशन पूरे भारत के चुनाव करा रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होता है और इसको करा लेना बहुत बड़ी एक उसके लिए हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए और पूरा तंत्र चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी गड़बड़ियां भी होंगी, तमाम कोई अच्छाइयां भी होंगी, कुछ बुराइयां भी होंगी। तो हम छोटी छोटी चीजों को ना देख के बड़ी चीजों पर फोकस करें। लेकिन एक बहुत अच्छी नसीहत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने विपक्ष को दी है कि भैया सब एक साथ होके और चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए। अब लेकिन बहिष्कार तो तब करेंगे सब इकट्ठे होकर जब आप इनको होने देंगे। आप होने कहाँ दे रहे हैं? आपने इनके नीतीश को तोड़ लिया, आपने जो है जयंत चौधरी को तोड़ लिया इनके उत्तर प्रदेश में, इनके राजभर को आपने तोड़ लिया देके, बाकी शाम धाम दंड भेद करके कई दूसरे लोगों को आपने तोड़ दिया, महाराष्ट्र में तोड़ दिया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोगों तो आप इकट्ठे होने कहाँ दे रहे हैं इनको? तो अगर ये इकट्ठे हो तो कुछ करें। और दूसरा, ये भी तो राजनीतिक दल है, ये बहिष्कार क्यों करेंगे? बहिष्कार करने के लिए हिम्मत चाहिए, बहिष्कार करने के लिए ताकत चाहिए। वो विपक्ष में कहाँ है? विपक्ष में भी भांति भांति के लोग हैं। जी
बिल्कुल ठीक कहा केसी जैन जी। एक तरफ तो आप नसीहत दे रहे हैं भाई, लाजमी सवाल है कि एक तरफ तो आप उन्हें कह दें कि आप इकट्ठा होकर चुनाव का बहिष्कार करें, फिर आप उन्हें इकट्ठा भी तो नहीं होने दे रहे हैं, कैसे बहिष्कार करें वो? नहीं, आदरणीय केपी मलिक जी ने अच्छी बात कही। और देखिए, जब राजनीति है, राजनीति में कौन किसके साथ जुड़ रहा है, तो कुल मिलाकर के जो इनके दावे थे कांग्रेस पार्टी के, इंडी गठबंधन के, कि हम सब एक हो गए, तो उनका दावा ही खोखला साबित हो जाता है। इसमें तो मोहर लग गई ना कि वो एक नहीं हो पा रहे, एक साथ नहीं आ पा रहे, लोग छिटक रहे हैं। क्यों छिटक रहे हैं, ये भी कारण स्पष्ट है कि आप देखिए कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने क्या दिया, खजुराहो की एक सीट दी, खजुराहो की एक सीट दी जहां से 8 लाख वोट से हमारा प्रत्याशी जीत करके आया है, और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मात्र 50,000 वोट पाया था। यहाँ पे आपने 17 सीटें ले ली, और दिया क्या आपने, खजुराहो की एक सीट दिया एमपी में समाजवादी पार्टी को। तो कांग्रेस तो सिर्फ लेना जान रही है, देना कुछ जान नहीं रही है। अभी आदरणीय मलिक जी ने एक बात और कही कि आपने नीतीश जी को तोड़ लिया। अरे जिन्होंने गठबंधन की नींव रखी, आपने उनको क्या दिया? देखिए, राजनीति ये संन्यास का काम नहीं है। अच्छा केसी जैन जी, उन्होंने तो कुछ नहीं दिया, मतलब कि आपने कुछ बड़ा दिया है तभी तो वो आपके साथ आ गए, ये मान रहे हैं ना आज? बड़ा पहली बात सबसे बड़ा है सम्मान, सबसे बड़ी चीज है सम्मान। क्या सम्मान इनको मिला? जिन्होंने पूरी नींव रखी नीतीश जी ने, चाहे ममता जी से मिले हो, चाहे अखिलेश जी से मिले हो, चाहे केजरीवाल जी से मिले हो, चाहे राहुल जी से मिले, और उसके बाद में जब उसके संयोजक बनाने की बात आती तो नाम आता है खड़गे जी का, फिर कांग्रेस का ही नाम आ जाता है। सीटें वो तय करेंगे, सब चीजें वो तय करेंगे, किसको कितनी सीट देनी है वो तय करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव हो तब भी वो तय करेंगे किसको कितनी सीटें हो, और उत्तर प्रदेश में चुनाव हो लोकसभा का तब भी वो तय करेंगे। तो दोनों चीजें नहीं चलेंगी ना। और अखिलेश जी ने कई बार कहा कि वहां पे जो स्थिति मध्य प्रदेश में हमारी थी वही स्थिति आपकी उत्तर प्रदेश में है, और 17 सीटें देकर के बहुत सारी सीटें दे दी, 17 सीटें। आपको तो 6 सीटें विधानसभा की नहीं मिली, फिर भी अखिलेश जी ने, हमें लगता है, अपमान का घूंट पी करके कहीं ना कहीं एक साथ आने का प्रयास किया। तो कौन कौन कितना अपमान का घूंट पिएगा? यही नीतीश जी के साथ लगातार हुआ। आपने उनको संयोजक तक नहीं बनाया। चुनाव के बाद की स्थिति तो बात की बात है, चुनाव के पहले जो सबको जोड़ रहा है, जो संयोजन का काम कर रहा है, उसको संयोजक तक नहीं बनाया। तो लोग अगर हमारे पास आ रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनको पूरा सम्मान दे रही है, इसलिए हमारे साथ में आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात ये कि जिसकी इन्होंने नींव रखी, जिसके दावे ठोक रहे थे कि सब आपसे नाराज है, विपक्ष पूरा एक हो गया है, तो उस पर तो मोहर लगी कि विपक्ष कहीं पर भी एक नहीं है। आज बहुत सारे लोग हमारे साथ आ चुके हैं, और अभी भी मुस्कान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमारे साथ आने के लिए लालायित हैं। अच्छा। और जो भी आएगा, जिसको भी हम अपने साथ शामिल करेंगे, उसको पूरा सम्मान देंगे। रविंद्र जी, लालायित है लोग आने के लिए, अब तो तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब 7 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन अभी भी बीजेपी है कि भाई लालायित है बहुत लोग, आइए कैसे संभालेंगे? अब वो जो एसबीआई ने पोल खोला है, व्यापारियों से चंदा वसूलेंगे और विपक्ष के नेताओं को खरीदेंगे। 2 टूक में जो सबसे आपत्तिजनक बात कही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, उन्होंने चुनाव के बहिष्कार की मांग की है। इस पे घोर आपत्ति है। ये लोकतंत्र विरोधी कदम है, लोकतंत्र विरोधी मांग है, क्योंकि चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और उसके बहिष्कार की मांग करने वाला व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं हो सकता। इसमें गड़बड़ी होगी, इसमें जो भी शिकायतें होंगी, उसकी भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, तो उसके तहत कार्रवाई हम करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन जो बहिष्कार की मांग करेगा, मैं फिर कहता हूँ, देश का नागरिक नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर है। 10 साल के इस प्रकार के उन्माद, अफवाह, चंदा चोरी के बावजूद भी हमारी डेमोक्रेसी मौजूद बहुत मजबूत है। उसका बहिष्कार किसी परिस्थितियों में कोई भी नहीं कर सकता है, या कोई गैर लोकतांत्रिक देश नहीं है। रही बात, उनको जितने लोगों को चंदा बहुत चुराया है इन लोगों ने, वो स्पष्ट हो चुका है। आगे इनके चोरी के जो अपराध हैं वो भी स्पष्ट हो जाएंगे, और अगर इन मामले में ही मुकदमा चलेगा तो, क्योंकि ये चुनावी बांड का विरोध आरबीआई ने भी किया था, इलेक्शन कमीशन ने भी किया था जी।
तो अगर इस पे मुकदमा भी चलेगा तो एसबीआई भी जाएगी, क्योंकि एसबीआई ने झूठ बोला है सुप्रीम अदालत में कि हम नहीं कर सकते, अभी हमें 3 महीने का समय चाहिए। तो धारा 195, धारा 196 आईपीसी का उल्लंघन किया आईपीसी ने, एसबीआई ने, वो भी जाएगा। जिन लोगों ने इस प्रकार का चंदा चोरी किया है कम से कम वो भी जेल में जाएंगे। हमें करते रहे, हमारी मैच्योर डेमोक्रेसी है, बीच में आके बात मचा सकता है। चोरी पर नहीं रहते हैं। आगामी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आप सभी तैयारियों में जुट चुके हैं। लाजमी है कि अब चुनावी पिच पर बैटिंग करने की बारी आ चुकी है। धन्यवाद आप सभी गेस्ट का मेरे साथ इस चर्चा में अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो चुनावी घमासान और हो गया ऐलान, आज तारीखों का ऐलान हो चुका है, सियासी दल तैयार हो चुके हैं। अब सियासत और पुरजोर तरीके से होगी, लेकिन अब बस अंतर इतना होगा कि घोषणाएं जो धरातल पर उतारी जानी थी अब वो उतारी नहीं जाएंगी। अब लोकार्पण नहीं होगा, शिलान्यास नहीं होगा। अब हर एक पार्टी एकदम बराबरी के मंच पर खड़ी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। अब हर एक पार्टी के पास अगर कोई वो जनता से वादे कर सकता है तो वो विकास के वादे कर सकता है, विकास के दावे कर सकता है, लेकिन अब जनता को कोई लॉलीपॉप देने का काम कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है। तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और जल्द ही अब हर एक पार्टी अपने बचे हुए प्रत्याशियों के भी ऐलान करने की तैयारी में है, क्योंकि आज चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि शांतिपूर्ण और स्पष्ट तरीके से पूरे चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, बिना किसी हंगामे के, बिना किसी शोर शराबे के निष्पक्ष मतदान कराने की तैयारी में चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं। और अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब हर एक दल अपनी तैयारी में जुट चुका है। तो लगातार हम इस खबर पर नजर बनाए रहेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।